राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पीके सर और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास लाए हैं जो आपके लिए बेहद खास है। हिंदी साहित्य के सभी परीक्षार्थियों के लिए ये क्लास है, चाहे वो किसी भी स्तर के परीक्षार्थी हों। मैथिली सरल गुप्त जो राष्ट्र कवि कहे जाते हैं हर पाठ्यक्रम में लगे हुए होते हैं, और जहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास है वहाँ मैथिली सरल गुप्त से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम ऐसा निष्कर्ष लेकर आए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज की ये क्लास एकदम टॉप कंटेंट वाली क्लास, अद्भुत कंटेंट वाली क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देर के। चलो देखते हैं। मैथिली सरल गुप्त पर एकदम शानदार कंटेंट आपको देते हैं आज। आप भी याद करेंगे कि हाँ, हमें कंटेंट मिला है मैथिली सरल गुप्त पर। चलिए यहीं तक है। पहला प्रश्न देखते हैं। अब आ जाओ। ये ठीक है, देखना सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में बहो किस ग्रंथ की आरंभिक पंक्ति है? बताइए। फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में बहो। देखो, पूर्वजों की शिक्षा तरंग में बहो का मतलब ये है जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने जो शिक्षा दी है उसे मानो। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने जो हमें शिक्षा दी है उसे मानिए, अन्यथा आप नुकसान में रहेंगे। इस बात के कहने वाले कौन हैं? तो इस बात को कहने वाले हैं मैथिली सरल गुप्त जी। अब मैथिली सरल गुप्त जी तो हैं। अब हम यहाँ प्रश्न अलग तरह से पूछ रहे हैं कि इस पंक्ति को किस ग्रंथ में पहली पंक्ति के रूप में रखा गया है? किस ग्रंथ की आरंभिक पंक्ति है? ये देखो, आरंभिक मतलब कौन सा ग्रंथ इस पंक्ति से शुरू होता है, आपको ये बताना है। कितना शानदार प्रश्न है। फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में बहो, तो बताइए कौन सा ग्रंथ इससे शुरू होता है? ये है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध, ठीक है, और मैथिली सरल गुप्त जी का ही है। इसमें पहली पंक्ति है इस ग्रंथ की, कौन सी? फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में बहो। अगला दूसरा एक और शानदार प्रश्न देखो। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे कभी अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ठीक है, पहली बात तो इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली सरल गुप्त जी। ठीक है, कौन है? मैथिली सरल गुप्त। ठीक है, ये पंक्तियाँ बहुत ऊंची आती हैं इन्हीं के नाम से। अब दूसरा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, उक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियाँ हैं? जैसा प्रश्न पहला था सेम प्रश्न वैसा ही है। ये पंक्तियाँ किस ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियाँ हैं, उस ग्रंथ का नाम बताना है। बताओ किस ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियाँ हैं? तो ये आरंभिक पंक्तियाँ हैं भारत भारती ग्रंथ की। ठीक है, इसे कहा जाता है स्वतंत्रता सेनानियों की गीता। 1912 ईस्वी की रचना है। स्वतंत्रता सेनानियों की गीता कहा जाता है। इस ग्रंथ में सबसे शुरुआत में लिखा गया है हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो बहुत शानदार है ये।
भारत भारती तो उस समय की राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए। भारत भारती उस समय की, भारत भारती उस समय की राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राफ है। उक्त कथन किसका है? कितना अच्छा कथन है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा कथन है। भारत भारती उस समय की राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, क्या मापता है ये, काय का ये मापक यंत्र है? आप कमेंट करके बताइए। तो भारत भारती उस समय की राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राफ है। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। किनका है ये कथन? बच्चन सिंह का। ठीक है, देखो है ना कितना शानदार कथन, बताया था ना, अद्भुत कंटेंट। तो ये एकदम अद्भुत कंटेंट वाले प्रश्न हैं। अगला है, भारत भारती को लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को कहाँ से मिली? भारत भारती को लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को कहाँ से मिली? कई बार आता है। मुसद्दसे हाली। कहाँ से मिली? मुसद्दसे हाली। और कहाँ से मिली? और कैफी के भारत दर्पण से। ये देखो, मुसद्दसे हाली और कैफी के भारत दर्पण से इन्हें ये भारत भारती लिखने की प्रेरणा मिली। सिंगल कॉमा में ग्रंथ को लिखते हैं। ठीक है, अब क्या क्या लिया है तो ये भी जान लो। शैली यहाँ से ली है, क्या? शैली, ग्रंथ की शैली। और यहाँ से ली है जमीन। ठीक है, आधार। क्या लिया है? जमीन या आधार। ठीक, कहाँ से? कैफी के भारत दुर्दशा से। बहुत शानदार जानकारी मिल गई आपको। चलिए, मुसद्दसे हाली से शैली और कैफी के भारत दर्पण से जमीन लेकर भारत भारती लिख दी। भारत किसने? मैथिली शरण गुप्त जी ने। हिंदू कृति के रचनाकार कौन हैं? तो हिंदू कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, मैथिली शरण गुप्त। हिंदू नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, और स्वदेश संगीत। स्वदेश संगीत। ठीक है, पंचवटी। पंचवटी। अब यहाँ स्पेस कम है तो कोई बात नहीं, और ये दो रचनाएं यहाँ लिख दी हमने। आगे, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख सरस्वती के किस अंक में छपा? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख सरस्वती के किस ग्रंथ में छपा? किस लेख, किस अंक में छपा? अंक पूछा जा रहा है, तो सरस्वती के कौन से अंक में ये लेख छपा था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताओ। 1908 ईस्वी जुलाई अंक में। ठीक है, कब छपा था ये? 1908 ईस्वी के जुलाई अंक में। ठीक, चलो अगला है, काव्य की उपेक्षिताएं। लेखक, इस लेख के लेखक कौन हैं? काव्य की उपेक्षिताएं, ये किसने लिखा है? बताइए, ये लेख किनका है?
तो ये लेख रविंद्रनाथ टैगोर का है। किनका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक। कवियों की उर्मिला, कवियों की उर्मिला। विषयक उदासीनता लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस छद्म नाम से लिखा था? ये लेख तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन छद्म नाम से लिखा गया है। किस नाम से? तो वो नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। भुजंग भूषण भट्टाचार्य। इस उपनाम से, इस छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये लेख लिखा था। साकेत में सर्ग कितने हैं? बहुत सरल प्रश्न है। तो साकेत में 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12। अगला है, मैथिली शरण गुप्त को कौटुंबिक कविमात्र किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त को कौटुंबिक कविमात्र किसने कहा? तो मैथिली शरण गुप्त को कौटुंबिक कविमात्र किसी ने नहीं कहा, इन्होंने स्वयं को कहा है कौटुंबिक कविमात्र। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा है, लेकिन इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कविमात्र कह दिया। ठीक। अगला है, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। पलंग पर से पीठ नहीं छोड़ी, गोद का हिंडोरा नहीं छोड़ा, और सिया जी ने कठोर जमीन पर पैर नहीं रखा, मतलब कोई कठिन काम नहीं किया। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? इस पंक्ति के रचनाकार आपको बताने हैं, कमेंट करके बताइए। तो इस पंक्ति के रचनाकार तुलसी बाबा हैं। कौन हैं? तुलसीदास जी। चलो अगला देखो, कितना शानदार कथन है। पूरा एक बार में ही पूरा बोर्ड भर गया। देखो इतना बड़ा लिखते लिखते कितनी देर लगी होगी, अनुमान लगाओ। बहुत देर लगी होगी। 5 प्रश्न लिख जाते, 5 प्रश्न कम हो गए समझ लो, लेकिन महत्वपूर्ण है इसलिए पूरा लिखना पड़ा। साकेत में महाकाव्य संबंधी नया आदर्श और प्रतिमान स्थिर करने का प्रयत्न जानबूझकर भले ही न किया गया हो, परंतु महाकाव्य विषयक क्रमागत व्यवस्था और परिपाटी से यह अनजाने में ही इतना दूर चला गया है कि आधुनिक युग का नया साहित्यिक प्रवर्तन उसे स्वभावतः अपने विकास की कड़ी मानकर चलता है। ये बहुत बड़ा कथन है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा है? साकेत में महाकाव्य संबंधी नया आदर्श, मतलब बात काय की हो रही है? महाकाव्य संबंधी नए आदर्श की। महाकाव्य संबंधी नया आदर्श और प्रतिमान स्थिर करने का प्रयत्न जानबूझकर भले ही न किया गया हो। ऐसा कार्य महाकाव्य संबंधी आदर्श और प्रतिमान स्थिर करने का प्रयत्न जानबूझकर नहीं किया गया, परंतु महाकाव्य विषयक क्रमागत व्यवस्था और परिपाटी से यह अनजाने में ही इतना दूर चला गया है कि आधुनिक युग का नया साहित्यिक प्रवर्तन उसे स्वभावतः अपने विकास की कड़ी मानकर चलता है। अनजाने में ही सब कुछ हो गया है। तो इस कथन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आचार्य, बोलो कौन है? आचार्य, आगे बोलो। आचार्य नहीं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ठीक है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं इस कथन के लेखक। ठीक। चलो, साकेत की रचना का प्रारंभ कब हुआ? तो साकेत की रचना का प्रारंभ हुआ है 1914 ईस्वी में। अब समझ लो 1914 में प्रारंभ हुआ है और 1918 तक साकेत के कितने सर्ग सरस्वती में छप गए थे? 1918 तक 4 साल बाद कितने सर्ग छप गए थे? तो 5 सर्ग सरस्वती में छप गए थे 1918 तक। ठीक है। अब 14 से शुरुआत हुई और 31 में प्रकाशन हुआ, तो कितनी साल हो गए? लगभग 17 वर्ष हो गए। 16-17 वर्ष लगा इसे समय
लिखने में पूछा जाता है ज़्यादातर, तो ठीक है 17 वर्ष। अगला है यह उच्चतम मानव आदर्श की शिक्षा से ओतप्रोत है। कथन गुप्त जी के किस ग्रंथ के प्रति है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कमेंट कर दो भाई, थोड़ा बता दो इसका उत्तर। यह उच्चतम मानव आदर्श की शिक्षा से ओतप्रोत है। उच्चतम मानव आदर्श की शिक्षा से ओतप्रोत है। गुप्त जी के किस ग्रंथ के संबंध में ये कथन है? तो ये कथन है हिडिंबा के संबंध में, ठीक है। अगला है द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है और द्विवेदी जी के शिष्य थे कौन? मैथिली शरण गुप्त। और ये गुरु चेला 20 वर्ष तक छाए रहे हिंदी साहित्य में। कौन से गुरु चेला? ये गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये चेला, इन दोनों ने 20 वर्ष तक एक छत्र राज्य किया है, ये समझ लीजिए। अगला है मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना में न दैन्य है और न पाखंड। यह कथन किसका है? ये देखो कितना अच्छा कथन आ गया। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना में न दैन्य है और न पाखंड है। यह कथन किसका है? बताओ यह कथन किसका है? मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना में न दैन्य है और न पाखंड, मतलब न तो दैन्य है, दीनता का भाव है, न बाहरी पाखंड है, दिखावा है। तो ये कथन है, ये कथन किनका है? ये कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी, बहुत अच्छा कथन है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, ठीक। इसके बाद अगला है माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद गुप्त जी ने किस उपनाम से किया? माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद कौन कौन सी रचनाओं का किया है? यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिए। माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से किया है। किस उपनाम से किया है? मधुप, ठीक है। मेरे चपल यौवन बाल पंक्ति साकेत के किस सर्ग की है? बहुत अच्छी पंक्ति है। मेरे चपल यौवन बाल, मेरे चपल यौवन बाल पंक्ति साकेत के किस सर्ग से है? तो सर्ग पूछा जा रहा है। साकेत में सर्ग कितने हैं? 12 है। और कौन से सर्ग में सबसे अधिक उर्मिला का वियोग वर्णन है? तो वो 9वां सर्ग। और ये पंक्ति कौन से सर्ग से ली गई है? तो ये पंक्ति भी साकेत के 9वें सर्ग से ही ली गई है। नवम, किस सर्ग से ली गई है? नवम सर्ग से, ठीक है। इस पंक्ति का आधार नवम सर्ग है। अगला है नक्षत्र निपात अनुरोध, नक्षत्र निपात अनुरोध पुष्पांजलि और स्वयं आगत, इन कविताओं के रचयिता कौन हैं? नक्षत्र निपात, यदि इसका ईयर पूछा जाएगा तो 1914 है। क्या है? 1914 ईस्वी, ठीक। ये कविता कब की है? तो 1914 ईस्वी की है। बहुत बढ़िया कविता है और 1914 ईस्वी की है, ठीक है। दूसरी कविता कौन सी है? अनुरोध, ये कब की है? अनुरोध कब की है? तो ये है 1915 की। फिर ये कब की है? 1917 ईस्वी की। और ये कब की है? 1918 ईस्वी की। ये शुरुआती आरंभिक कविताएं हैं, ठीक है। किनकी हैं ये सब? ये सब हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। किनकी हैं? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी की ये सभी कविताएं हैं, आरंभिक कविताएं हैं, शुरुआती कविताएं हैं, ठीक है। चलो
तो अब ये आज की क्लास यहीं रखते हैं। 20 प्रश्न हो गए, समय थोड़ा कम मिल पाया। PDF यदि आपको इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे आपको, और आप चाहें तो सर्च करके जुड़ सकते हैं। PRADYOT गुरुकुल, ठीक है, इस नाम से सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास एकदम अद्भुत कंटेंट वाली, आपको कैसी लगी आप भी बताइए। मिलेंगे फिर, लाइक और शेयर करके जाएं। धन्यवाद।